आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है। मुल्क की बात में मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा अगर हिंदू मुस्लिम करूंगा तो मैं आवामी जिंदगी में रहने के काबिल नहीं रहूंगा। असम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा का मुतनाज़ा बयान, कहा 400 सीटें मिलेंगी तो ज्ञान वापी में मंदिर बनाएंगे। लोकसभा इंतखाबी मुहिम के लिए ओडिशा पहुंचे राहुल गांधी, इंतखाबात को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना। और भारत ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह की डील से भड़का अमेरिका, भारत को दी पाबंदी की वार्निंग। यूरोपियन यूनियन ने इजराइल को खबरदार किया है कि रफा पर हमलावर रुख जारी रखने से आपसी ताल्लुकातों पर भारी दबाव पड़ेगा। खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने जुनूबी गजा शहर में फौजी कार्रवाई को फौरन खत्म करने की अपील और इंसानी इमदाद की तकसीम के लिए रफा क्रॉसिंग को फिर से खोलने की अपील की है। यूरोपियन यूनियन ने आज इजराइल से गजा के रफा में अपनी फौजी मुहिम को फौरन खत्म करने की अपील की और खबरदार किया है कि ऐसा न करने से यूरोपियन यूनियन के साथ ताल्लुकात कमजोर हो जाएंगे। यूरोपियन यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल के जरिए जारी एक बयान में कहा गया है, क्या इजराइल को रफा में अपनी फौजी मुहिम जारी रखनी चाहिए। ये लाजमी तौर पर इजराइल के साथ यूरोपियन यूनियन के रिश्तों पर भारी दबाव डालेगा। यूरोपियन यूनियन ने इजराइल से रफा में अपनी फौजी मुहिम को फौरन बंद करने की अपील की है। बयान में खबरदार करते हुए कहा गया है कि इजराइल का रवैया गजा में इंसानी इमदाद की तकसीम को और ज्यादा मुतासिर कर रहा है। साथ ही लोग बेघर हो रहे हैं, अकाल और इंसानी तकलीफ की वजह बन रहा है। 27 मुल्कों के यूरोपियन यूनियन ब्लॉक फिलिस्तीनी इलाकों के लिए अहम डोनर और इजराइल के सबसे बड़े तिजारती हिस्सेदार ने कहा कि रफा में और उसके आसपास के 10 लाख से ज्यादा लोगों को इजराइल ने इस इलाके को खाली करने का हुक्म दिया था। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि इसे महफूज नहीं माना जा सकता है। रफा में पनाह लिए हुए लगभग 10 लाख फिलिस्तीनियों में से तकरीबन 4,50,000 लोगों ने हाल के दिनों में रफा को खाली कर दिया है, क्योंकि आईडीएफ ने गजा के सबसे जुनूबी शहर में अपनी फौजी मुहिम को तेज कर दिया है। इजराइल के अहम इत्तेहादी अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, यूएनओ समेत सभी ने इजराइल को रफा में एक बड़े ऑपरेशन के खिलाफ खबरदार किया है, क्योंकि इससे शहरियों की हलाकत की तादाद में इजाफा होगा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिल्ली में इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा कि अगर बीजेपी को 400 सीटें मिलती हैं तो ज्ञान वापी और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बनाई जाएगी। तो आगे उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार का मतलब है ज्ञान वापी में शिवालय, मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर वापस फिर भारत में जाएगा। बता दें कि हेमंत दिल्ली में मनोज तिवारी के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी हुकूमत रिजर्वेशन को और मजीद मजबूती देने के लिए काम कर रहा है। जब हमें 300 सीटें मिली तो हमने राम मंदिर बनाया और अब जब हमें 400 सीटें मिलेंगी तो कृष्ण जन्मभूमि बनाई जाएगी और ज्ञान वापी मस्जिद की जगह पर बाबा विश्वनाथ मंदिर भी बनाया जाएगा। भारत और ईरान के बीच चाबहार में शहीद बेहिश्ती पोर्ट टर्मिनल की तरक्की को लेकर एक तवील मुद्दती डील हुई है। इस डील पर दस्तखत के बाद से ही अमेरिका खुश नहीं लग रहा। अमेरिका ने पाबंदियों के खतरे से खबरदार किया है। क्या है ये पूरा मामला, पेश है हमारी खास रिपोर्ट। भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर तिरंगा लहरा दिया है, वहीं खुद को दुनिया का बाहुबली समझने वाला अमेरिका इस समझौते से तिलमिला गया है। बता दें कि भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह को लेकर 10 साल के समझौते पर डील की है। इस समझौते के तहत भारत चाबहार बंदरगाह के कार्गो और कंटेनर टर्मिनल का इस्तेमाल अपनी जरूरतों के हिसाब से करेगा, जिसके बाद तिजारत करना आसान हो जाएगा और इससे एशियाई मुल्कों में भारत की पहुंच और मजबूत हो जाएगी। हालांकि दूसरी तरफ इस समझौते के एक दिन बाद ही अमेरिका ने इस डील पर बैन लगाने की धमकी दे डाली है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान के साथ तिजारती सौदे करने वाले किसी भी मुल्क पर बैन लगाए जाने का खतरा है। तो मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा कि यूएसए जानता है कि ईरान और भारत ने चाबहार बंदरगाह से जुड़े एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। भारत हुकूमत चाबहार बंदरगाह और ईरान के साथ अपने दो तरफा ताल्लुकात के तनाजुर में अपनी फॉरेन पॉलिसी के मकसद पर बात करे। हालांकि अब तक इस मामले पर भारत की तरफ से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है, लेकिन जराए से ये जानकारी जरूर मिली है कि वजारत खारजा ने ये कहकर तबसरे को कम अहमियत दी है कि तर्जुमान को हकाइक की पूरी जानकारी नहीं है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंगल को वाराणसी से लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए अपना नामजदगी दाखिल किया। इसके बाद अपने एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि अगर मैं हिंदू मुसलमान करूंगा तो मैं आवामी जिंदगी में रहने के लायक नहीं रहूंगा। इसके अलावा भी अपने इंटरव्यू में पीएम मोदी ने हिंदू और मुसलमानों को लेकर की जाने वाली सियासत पर खुलकर बात की और कहा कि वो कभी भी हिंदू और मुसलमान को नहीं बांटेंगे।
पीएम मोदी ने यह भी कहा कि उनका बचपन मुस्लिम खानदानों के बीच ही बीता है। उन्होंने आगे अपनी बात को बरकरार रखते हुए कहा कि मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं, हमारे आस पड़ोस में मुस्लिम खानदान ही रहा करते थे। ज्यादा बच्चों को जन्म देने वाले बयान के बारे में बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा, मैं हैरान हूं, मुझे समझ नहीं आता है कि जब मैं लोगों से ये अपील करता हूं कि ज्यादा बच्चे ना करें तो लोग ऐसा क्यों समझते हैं कि मैं मुस्लिमों की बात कर रहा हूं। गरीब हिंदू खानदानों में भी ये मसला है, वो अपने बच्चों को जरूरी तालीम नहीं दे पाते हैं। मैंने कभी भी हिंदू या मुस्लिम का नाम नहीं लिया है, मैंने सिर्फ अपील की है कि आप उतने ही बच्चे करें जितनों का आप पालन पोषण कर सकते हैं। ज्यादा बच्चों को जन्म देने वाले बयान के बारे में बात करते हुए नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि मेरा मंत्र सबका साथ सबका विकास है। मैं वोट बैंक के लिए काम नहीं करता हूं। अगर मुझे कुछ गलत लगता है तो मैं कहता हूं कि ये गलत है। पीएम मोदी के मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान पर अपोजिशन पार्टी का भी रद्द-ए-अमल सामने आने लगा है। पीएम के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, कोई मजहब बुरा नहीं है। मोदी क्या कर रहे हैं? क्या वो नफरत फैलाने का काम नहीं कर रहे? क्या राम सिर्फ हिंदुओं के हैं या राम पूरे दुनिया के राम हैं? राम सबके हैं। What is Modi do? Does he not go to the Ram temple and Ram Mandir and stay there? What is he trying to show? Is he not creating that disturbance, that hatred? Is Ram only for Hindus? Ram is not only for Hindus. Ram is visual Ram. He belongs to all. He wants to make him only theirs. And that is not true. पीएम मोदी को नोबेल इनाम मिलना चाहिए, इस बात को कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद ने मोदी को तंज कसते हुए कहा, लोकसभा इलेक्शन के लिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, तभी से कोई ना कोई कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में तबसरा कर रहा है। आपको बता दें कि खुर्शीद ने यह भी कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो रोजगार पर बात करता है, जो आज के दौर में सबसे अहम मौजू है। कांग्रेस लीडर ने यह भी कहा कि हमारा जो मैनिफेस्टो है वो मुस्लिम लीग से कैसे मुतासिर है। उन्होंने कहा कि मौजूदा लोकसभा इंतखाबात के नतीजे तारीखी होंगे और महाराष्ट्र अगली हुकूमत बनाने में अहम रोल निभाएगा। कांग्रेस लीडर ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी डरा धमकाकर और पैसे की ताकत का इस्तेमाल करके पार्टियों को तोड़ रही है और तमाम कोशिश के बावजूद बीजेपी अपोजिशन पार्टियों को खत्म नहीं कर सकती। उन्होंने ये भी दावा किया कि मोदी की कयादत वाली मरकजी हुकूमत महाराष्ट्र के कई बड़े प्रोजेक्ट को गुजरात ले गई। हिंदुस्तान हुकूमत तालीम को लेकर कई वादे करते हैं, लेकिन एक रिपोर्ट से पता चला है कि 2016 से लेकर 2024 तक कई बच्चों ने स्कूल बीच में ही छोड़ दिया। बता दें कि यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 4.7 करोड़ बच्चों ने 10वीं और 12वीं करने से पहले ही स्कूल छोड़ दिया। इन आंकड़ों को मुसलमानों पर लागू करें तो पता चलता है कि पढ़ाई छोड़ने वालों में मुस्लिम लड़कियों की तादाद सबसे ज्यादा है। ऐसी ही लड़कियों के बीच काम कर रही समाजी कारकुन शबनम हाशमी का कहना है कि मुसलमानों के अंदर आज एक अलग तरह की दहशत है। उन्होंने कहा कि हुकूमतें जितनी भी आई हैं, किसी ने अपना काम ठीक तरीके से नहीं किया। कांग्रेस की हुकूमत में मुसलमानों की तालीम पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन उस दौर में कम से कम उसे खौफ में नहीं जीना पड़ता था। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब से बीजेपी की हुकूमत आई है तब से मुस्लिम बिरादरी खौफजदा है और इसकी वजह से मुस्लिम वालिदैन अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं। तो पीएम मोदी मुसलमानों के हक और खवातीन के एहतराम की बात तो करते हैं, लेकिन एक नजर पीएम मोदी को इस आंकड़ों पर देना चाहिए। मुस्लिम लड़कियां पढ़ाई में नाम रोशन कर रही हैं, इस बात को साबित कर दिया गुवाहाटी की नौरीन रहमान ने। गुवाहाटी की रहने वाली नौरीन रहमान ने सीबीएसई की 12वीं क्लास में पूरे गुवाहाटी में टॉप किया है। तो अपने सपनों के साथ साथ नौरीन ने पढ़ाई भी की और एक बासलाहियत डांसर भी बनी। तो नौरीन ने ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में कुल 97% नंबर हासिल किए। उन्होंने अंग्रेजी में 100 में से 99 नंबर हासिल किए। तो उनका कहना है कि मैं अपनी कामयाबी का सेहरा सिर्फ कड़ी मेहनत को नहीं देना चाहती, मेरे वालिदैन और टीचर्स की दुआओं का ये जरिया है। लोकसभा इंतखाबी मुहिम में जुटे कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज उड़ीसा पहुंचे, जहां बलांगीर में राहुल गांधी ने एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि 2024 की इंतखाबी लड़ाई दो नजरियात की लड़ाई है। पहली बार किसी सियासी पार्टी ने मुल्क को बताया है कि अगर वो इंतखाबात जीतेंगे तो वो इस आइन को खत्म कर देंगे। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, आगे सुनवाते हैं। चुनाव 2024 ये लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में तो है, मगर पहली बार
किसी राजनीतिक दल ने देश को बताया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज इंडिया अलायंस की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब किया। इस दौरान एक तरफ खड़गे ने मुल्क की जमहूरियत और आइन को बचाने पर जोर दिया, तो वहीं अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव ने बीजेपी के 400 पार के नारे पर पलटवार करते हुए कहा कि 140 करोड़ की आवाम उनको 140 सीटों पर समेट देगी। मुझे ऐसा पहले मेरे 53 साल के पॉलिटिकल जीवन में मैं ऐसा नहीं देखा कि इतनी बड़ी सब पार्टियां मिलके 26 पार्टियां मिलके एक होके लड़ रहे, तो आप सोचिए लोग कितने नाराज हैं और हर पार्टी के लोग एक होकर किस ढंग से लड़ना चाहते हैं, यही दर्शाता है। जन समर्थन इंडिया गठबंधन के लिए जनता में दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। तो आज दिल्ली हुकूमत में साबिक वजीर और कांग्रेस के कद्दावर लीडर हारून यूसुफ ने दिल्ली हुकूमत में बढ़ रहे क्राइम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुल्क की राजधानी दिल्ली समेत पूरे हिंदुस्तान में जो आज क्राइम बढ़ रहा है उसकी वजह बीजेपी और मरकजी हुकूमत की पॉलिसी है। बीजेपी ने एक ऐसे शख्स को टिकट दिया है जिसने किसानों को जीप से रौंद दिया था। देखिए, हम कांग्रेस हमेशा जब भी इस तरह के हालात होते हैं, जब लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होता है, तो कांग्रेस ने हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद की है, चाहे हमारी अपनी ही सरकार रही। आज जो हालत दिल्ली की हो गई है, जो आंकड़े NCRB के हैं, नेशनल क्राइम ब्यूरो के जो आंकड़े हैं, वो इतने भयावह हैं कि चारों मेट्रोपॉलिटन शहर, चाहे वो मुंबई हो, बेंगलोर हो, चेन्नई हो, कोलकाता हो, उससे दुगने जो क्राइम है वो दिल्ली में है। दिल्ली में आज बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एहतजाज किया गया। आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल को लेकर दिल्ली में बीजेपी की खवातीन कारकुनान ने एहतजाज किया और वजीर आला के रिहाइशगाह का घेराव किया। इस दौरान दिल्ली बीजेपी रियासती सदर वीरेंद्र सचदेवा भी खवातीन कारकुनान के साथ मौजूद रहे। उन्होंने कहा, स्वाति मालीवाल के साथ जो केजरीवाल ऑफिस में बदसलूकी हुई है, ये एक संगीन मामला है। इस किस्म का रवैया शर्मनाक है। साथ ही बीजेपी पार्टी की एक खातून ने यह भी कहा, एक आईनी ओहदे पर बैठी हुई खातून के साथ इस तरह की हरकत शर्मनाक है और पिछले 2 दिनों से वो कहां हैं उनका पता नहीं है। उनकी जान को खतरा है। देखिए, स्वाति मालीवाल के साथ जो अभद्रता की गई मुख्यमंत्री आवास में, गंभीर विषय है। ये बहनें उनके सम्मान की लड़ाई लड़ने यहाँ सड़कों पर उतरी हैं और हम चाहते हैं कि संजय सिंह के स्वीकार करने के बाद कि हाँ, मुख्यमंत्री आवास में ये घटना घटी है, अरविंद केजरीवाल को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, खुद जांच के आदेश देने चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो समझ लीजिए कि इस पूरे खेल में वो भी शामिल है और उनका भी इसमें महत्वपूर्ण रोल है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को अपने मरहूम वालिद की याद में फातिहा ख्वानी की तकरीब में शिरकत करने की इजाज़त दे दी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और फिर डॉक्टरों की टीम ने फौरन उन्हें अस्पताल भर्ती करा दिया था, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। तो मौत के बाद मुख्तार अंसारी के खानदान ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में बेटे अब्बास अंसारी को पेरोल पर रिहा किए जाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की थी और कोर्ट ने इसकी इजाज़त दे दी थी। अब 10 जून को गाजीपुर में दुआ होनी है। 11 और 12 जून को खानदान के साथ वक्त बिताने के लिए कोर्ट ने इजाज़त दे दी है। अब्बास को 9 जून को कासगंज के गाजीपुर जेल शिफ्ट किया जाएगा। कोलकाता बंगाल में अभी तक 4 फेज के इलेक्शन हो चुके हैं। अभी 3 फेजों के इंतखाबात होने बाकी हैं। इलेक्शन के दौरान बंगाल में इंतखाबी तशद्दुद और जात पात सियासत की बातें हो रही हैं। वहीं दोनों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर नईमा खातून सुर्खियों में हैं और उनका सुर्खियों में होना लाजमी है। वाइस चांसलर डॉक्टर नईमा खातून ने कहा कि बंगाल की खवातीन किसी की मोहताज नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि
काबिलियत की बुनियाद पर उम्मीदवार को वोट दें। आपको बता दें कि डॉक्टर नईमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर के ओहदे पर फाइज हैं और यूनिवर्सिटी की तारीख में ये ओहदा संभालने वाली पहली खातून बन गई हैं। तो पूरे मुल्क के लिए, मुस्लिम खवातीन के लिए ये एक फख्र की बात है। पाकिस्तान में बिजली और आटे को लेकर चल रहे तनाज़े के बीच वजीर खारजा एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया है। एस जयशंकर ने कहा कि पीओके के लोग भी जानते हैं कि उनके साथ सही सलूक नहीं हो रहा है। वो अपनी बराबरी कश्मीर में रह रहे लोगों से करते हैं। उनका कहना है कि आखिर भारत के लोग कैसे तरक्की कर रहे हैं। वहीं इस दौरान जयशंकर ने LAC पर चीन को भी आईना दिखाया। तो कोलकाता में मुनक्किद एक प्रोग्राम में वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा कि पीओके में लगातार हलचल हो रही है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना साफ है कि पीओके के लोग अपने साथ हो रही ज्यादतियों से वाकिफ हैं। उन्होंने चीन को आईना दिखाते हुए कहा कि 1962 के बाद जब 1988 में राजीव गांधी चीन गए थे तो वो कदम दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मामूल पर लाने की तरफ एक अहम कदम था। एस जयशंकर ने आगे ये भी कहा कि चीन और भारत के ताल्लुकात में जो 2020 के बाद बदलाव आया है, चीन ने कई समझौतों को नजरअंदाज करते हुए हमारी सरहद पर बड़ी तादाद में फौजियों को तैनात किया था। चीन ने ये कदम उस वक्त उठाया जब हमारे मुल्क में कोरोना के चलते लॉकडाउन नाफिज था। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जयशंकर ने कहा कि गलवान घाटी में 20 हिंदुस्तानी फौजी शहीद हुए थे। ये 4 दहाइयों में सबसे हलाकत खेज झड़प थी।